नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर महेश लाखे, इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन पुणे। मैं आपको आज ओमाइक्रॉन वेरिएंट का कोविड-19 जो है उसके बारे में हम कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है और मिस नहीं होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए, ये वेरिएंट्स क्या होते हैं। ये सेम कोरोना वायरस होता है या फिर उसके अलग अलग रूप आते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि जो ओरिजिनल वुहान वेरिएंट जो था उससे और ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट आया है उसमें ऑलमोस्ट इतने बदलाव हो चुके हैं, क्योंकि वायरस जब भी मतलब उसको फैलता है तो फैलते वक्त वो पेशेंट के इम्यूनिटी से भी टकरा जाता है, दवाइयों से भी टकरा जाता है। और अभी तो वैक्सीनेशन भी लोगों ने बहुत सारा लगवाया है, एटलीस्ट 30-40% तो लोग दुनिया में वैक्सीनेटेड हुए। फिर भी ये वायरस क्या करता है, जो अपने में अलग अलग म्यूटेशंस जिसे चेंजेस बोलते हैं हम, इन सादे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप एक चीज़ को मतलब टकरा रहे हो और आपको वो भेद कर अंदर जानी, तो आप अपने अलग अलग औजार या हथियार जैसे अलग अलग चेंज करते रहते हो एंड देखते हो कि कौन से हथियार से इफेक्टिवली उस दीवार को तोड़ा जाए और अंदर घुसा जाए। तो वायरस भी एक तरीके से वैसे ही करता है। तो अपने अंदर वो इस टाइप के मतलब जनुकीय बदलाव करता है, या जेनेटिक हिंदी में कहा जाए तो जेनेटिक म्यूटेशन, वो ऐसे बदलाव करता है कि उसका जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन होता है, मतलब जो वायरस समझो एक रेस्पिरेटरी सेल है, ये उस पर अगर गिर गया तो गिरने के बाद उसको अंदर घुसने के लिए जो मतलब जो रिसेप्टर्स रहते हैं रेस्पिरेटरी सेल्स के इंसान के श्वास नलिका में, तो उसको कैच करने के लिए जैसे एक लॉक एंड की थेरेपी, लॉक एंड की चीज़ होती है, जैसे एक राइट चाबी अगर राइट लॉक में जाए तो कैसे ताला खुल जाता है, उसी तरह से वो अपने में ऐसे बदलाव करता है कि ऑलरेडी अगर समझो एंटीबॉडीज है तो वो उसको घुसने नहीं देंगी, तो अपनी चाबी में वो ऐसे बदलाव करेगा कि वो डायरेक्टली घुस के वो ताला खोल सकेगा, जिससे उसकी एंट्री हो जाएगी। तो एक सिंपल मैंने ये इसका एक एनालॉजी दी है, लेकिन उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मतलब चीज़ें होती रहती है। तो उसमें वो अपने इतने बदलाव कर चुका है ओरिजिनल वेरिएंट से, तकरीबन 50 या 60 के करीब, तो उसके कारण ये ऑलमोस्ट नया टाइप का ही वायरस दिख रहा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि यूके, यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज में, इवन साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा, जहाँ पे ये पहली बार मतलब उन लोगों ने टेस्ट करके इसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया और बताया कि इस टाइप का वेरिएंट आया है, तो वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि इसमें ऑलमोस्ट 60 के करीब वेरिएशंस आए हैं। एंड दैट इज़ वाई जो लोगों ने पहले जिनको इन्फेक्शन होके गया, इन्फेक्शन कोविड के कारण होने के बाद उनमें कुछ एंटीबॉडीज तैयार की, उसके अलावा बहुत लोगों ने वैक्सीन भी लिया था, 2 डोज भी लगवाए थे, उसके बावजूद भी उनका जो एंटीबॉडी टाइटर्स होता है, जिसे हम एंटी स्पाइक प्रोटीन IgG एंटीबॉडी टाइटर्स बोलते हैं, वो ओवर द टाइम मतलब 6 महीने 8-9 महीने में वो इतना कम हो जाता है कि वो उतना कारगर या इफेक्टिव नहीं रहता कि वो नए इसको वेरिएंट को बचा सके आपके शरीर में घुसने से। तो एक ये चीज़ थी। उसके अलावा दूसरा होता है इम्यून इन्वेजिवनेस, मतलब ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट इतना शातिर है कि जिसके पास मतलब समझो इम्यूनिटी भी है, जैसे जिसने वैक्सीन लेके समझो 4 ही महीने हुए हैं, उसमें अभी भी IgG एंटीबॉडीज टाइटर्स अच्छे हैं, तो ऐसे लोगों में भी ये जाके चिपक रहा है एंड जाके मतलब इन्फेक्ट कर रहा है उन लोगों को। सो हमने अभी तक क्या देखा कि ये सेम वायरस है, बट उसमें इतने ज़्यादा बदलाव हुए हैं, उसका नया जो रूप आया है उसका नाम ओमाइक्रॉन वेरिएंट दिया है। दूसरी चीज़ है, ये बहुत ट्रांसमिसिबल है। ट्रांसमिसिबल मतलब जैसे डेल्टा वेरिएंट आपने देखा तो आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, बहुत सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब लास्ट टाइम तो मतलब घर में हमारे एक व्यक्ति को हुआ था, लेकिन हम लोगों ने अच्छे तरह से मास्क वगैरह पहना और जब तक उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया तब तक हमने कारगर मतलब प्रोटेक्शन लिया, लेकिन हम बच गए थे, बच्चों को भी नहीं हुआ था इन्फेक्शन। लेकिन इस बार देखा जाए कि एक आदमी अगर पॉजिटिव आता है तो पूरा फैमिली पॉजिटिव आ रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि इसमें ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। मतलब ये वायरस एक आदमी को हुआ तो उसके आसपास के एटलीस्ट 5 या 6 लोगों को तुरंत इन्फेक्ट कर सकता है। सो विद इन 24 to 48 आवर्स ऐसे आप देखो कि उसमें से बहुत लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। दूसरी चीज़ होती है इम्यून इन्वेजिवनेस, मतलब जिनमें थोड़ी बहुत इम्यूनिटी भी है
इस टाइप के वायरस के खिलाफ, उनको भी वो जाके इन्फेक्ट कर रहा है। सो ये दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस वायरस की, और दूसरा है इम्यून इन्वेजिवनेस। तो R0 हमने जो पहले देखा था डेल्टा या उसके पहले बीटा वेरिएंट्स का, तो वो तकरीबन 1 से लेकर 2 के बीच में था। अलग अलग उसके रिपोर्ट्स है, अलग अलग नंबर्स आते हैं। मतलब एक आदमी अपने आसपास के 1 से 2 या 3 व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन ये ओमाइक्रॉन का देखा तो इसका R0 या RT जिसे बोलते हैं, ट्रांसमिशन रेट उसका, दैट इज ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 4 to 5, मतलब 4 के ऊपर ही है वो। तो ऑलमोस्ट आप देखते हो कि 3 से 4 गुना उसकी मतलब पेशेंट का लोड बढ़ जाएगा, कि एक पेशेंट अगर इन्फेक्टेड है तो वो एटलीस्ट 4-5 लोगों को इन्फेक्ट कर सके। तो ये चीज़ हो गई उसकी ट्रांसमिशन के बारे में और इम्यून के बारे में। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट आप याद रखिए, अगर आपने वैक्सीन भी लिया बहुत अच्छी बात है, जो सबने लेना चाहिए जो भी एलिजिबल लोग हैं। अगर आप समझो एलिजिबल कैटेगरी में आते हो, क्योंकि आज 10 तारीख है, तो 10 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो बूस्टर शॉट या प्रिकॉशनरी शॉट जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत कुछ कैटेगरी के लोगों को उन्होंने अलाउ किया है। जैसे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उसके अलावा हॉस्पिटल स्टाफ, और दूसरे है जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने पहले वैक्सीन ली थी लेकिन अभी मतलब 9 महीने हो गए या फिर 39 वीक्स हो गए, उन लोगों को ये बूस्टर शॉट आप ले सकते हो। सिंपल चीज़ करनी है, कोविन ऐप खोलिए, उस पर आप अगर एलिजिबल हो, आपका नंबर आधार कार्ड डालते ही आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो, और एलिजिबल हो तो तुरंत वैक्सीन लगवाने की ट्राई कीजिए। उसके बाद हम आते हैं, अगर समझो किसी को ओमाइक्रॉन वेरिएंट से कोविड-19 हो गया तो सबसे क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप पैनिक ना हो, और दूसरी चीज़ खुद को सेल्फ आइसोलेट करें। आप वीडियो कंसल्टेशन वगैरह अवेलेबल है तो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स डॉक्टर से बात कीजिए, या फिर सरकारी अस्पताल कोई नज़दीक है जहाँ पे उनकी फीवर क्लिनिक या कोविड-19 क्लिनिक है, वहाँ पे जाके खुद की जांच करवाएं। जांच में अगर आपका RT-PCR पॉजिटिव आता है तो फिर इसका मतलब आप कंफर्म केस हो, लेकिन उसमें ये कौन सा वेरिएंट है ये RT-PCR टेस्ट में हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक के जो RT-PCR टेस्ट अवेलेबल है उसमें देखा गया है कि उसमें एक यस जीन रहता है। अगर वो यस जीन ड्रॉप हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये ओमाइक्रॉन हो सकता है, लेकिन वो ओमाइक्रॉन है या फिर डेल्टा है या कौन सा है, वो एग्जैक्टली पता करने के लिए टेस्ट होती है जीनोम सीक्वेंसिंग, जो साधारण तौर पर या कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा है कि फॉरेन ट्रैवलर्स है या फिर वो लोग जो RT-PCR पॉजिटिव हैं एंड वो फॉरेन ट्रैवलर जिसका ओमाइक्रॉन वेरिएंट आया था उससे क्लोजली कांटेक्ट में है, तो उन लोगों से अगर आप ये कैटेगरी में आते हो तो आपका वो जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट होता है। जनरली उसको 3 से 4 दिन लगते हैं, बट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बोला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट देखना के लिए RT-PCR इजीली अवेलेबल वो करा देंगे, तो उस वक्त अपने को पता चलेगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं है। लेकिन जो भी हो, ट्रीटमेंट में अपने को थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ओमिक्रॉन हो है या डेल्टा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये कैसेरेविमैब, आइमेडेविमैब नाम के जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थे जिसका कॉकटेल था वो अवेलेबल हुआ था इंडिया में, ताकि मतलब जो पेशेंट को ये कोविड इन्फेक्शन हुआ, अगर वो रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो तुरंत उन्होंने अगर समझो ये कॉकटेल थेरेपी ले ली तो 24 से 48 घंटे में वो एकदम उससे फ्री हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 80 से 81% कारगर था। लेकिन वो जो एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल अवेलेबल है अभी इंडिया में, वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ बिल्कुल काम नहीं करता। सो इसलिए हमें वो पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है या डेल्टा वेरिएंट है, क्योंकि ओमाइक्रॉन है तो फिर ये दवाई कारगर नहीं है तो हम उसको क्यों ले। दूसरी चीज़ है, बाकी जो एंटीवायरल्स अवेलेबल है जैसे फाविपिराविर है, पहले था डेल्टा में, वो भी मतलब RDRP जीन को टारगेट करता है, इसलिए इसमें भी वो RDRP जीन है तो इसको भी टारगेट करेगा ओमाइक्रॉन को, और इसके खिलाफ भी वो मतलब एक्टिविटी रख सकता है। लेकिन वो कितना कारगर है उसके लिए तो क्लिनिकल स्टडीज़ या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिसे बोलते हैं वैसी स्टडीज़ होनी अभी बाकी है। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो अगर उसके खिलाफ वो थोड़ा बहुत काम कर सकता है, एटलीस्ट वायरल रेप्लिकेशन कम करना या फिर माइक्रोलॉजिकल क्यूर जिसे बोलते हैं वो करना, उसके लिए अगर इफेक्टिव है तो इसके लिए भी हो सकता है।
दूसरी चीज़ मोलनुपिराविर बोल के एक नई दवाई आई है। ये दवाई मार्केट में भी रिसेंटली पिछले 2-4 दिनों में आई है, एंड ये देखा गया है कि ये इफेक्टिव थोड़ी बहुत है एज कम्पेयर टू प्लासिबो, ऑलमोस्ट 3% ओवरऑल क्योर है। लेकिन उसका एक कैच है, ये बेस्ट इफेक्टिव है नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में, और दूसरे जो 60 प्लस है या फीमेल्स है जिनमें मतलब डायबिटीज़ को छोड़ के अदर कोमॉर्बिड जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है उनमें। और अगर आपने ये मेडिसिन मतलब इन्फेक्शन होने के विद इन 5 डेज लिया तो ही इसका अच्छे से इफेक्ट आएगा, इसके बाद लिया तो फिर इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं है। ये तो होगा मोलनुपिराविर। तीसरा है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर का NIH के जो स्टडीज़ आए, डेटा आए, उसमें देखा गया है कि ये इवन ओमाइक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी अच्छा काम करता है। एंड पहले जैसे था सेकेंड वेव में कि आप सिर्फ ऑक्सीजन डाउन होने पर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी देखा गया है कि अगर आप इवन पेशेंट का ऑक्सीजनेशन भी अच्छा है एंड पेशेंट अगर एलिजिबल कैटेगरी में आता है तो डॉक्टर की सलाह से आप इन सीवियर केसेस में रेमडेसिविर का भी यूज़ कर सकते हैं ओमाइक्रॉन के खिलाफ। उसके बाद कुछ दवाइयाँ अभी नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में आ सकती है इंडिया में, जिसमें एक है निर्माट्रेलविर, पैक्सलोविड नाम से वो आने वाली है। उसकी जो रिसेंट स्टडी पब्लिश हुई है उसमें देखा गया है कि इट इज़ एटलीस्ट 89% इफेक्टिव टू प्रिवेंट द सीवियर डिसीज, मतलब जो प्राणघातक कोविड-19 है ओमाइक्रॉन के साथ भी, वो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ऑलमोस्ट 89% कारगर है, जो निर्माट्रेलविर या पैक्सलोविड नाम से। उसके बाद एक आती है दवाई जिसका नाम है सॉत्रोविमैब, तो जेवुडी नाम से वो आने वाली है, जो GSK कंपनी के, जिन्होंने दावा किया है कि वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ एकदम इफेक्टिव है। जैसे हमने देखा था कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ या बीटा वेरिएंट के खिलाफ आपके पास एंटीबॉडी कॉकटेल था जो कैसेरेविमैब, आइमेडिमेब नाम से, वो उसको तुरंत इफेक्ट करता था, क्योंकि ये बना ये एंटीबॉडीज है। वायरल इन्फेक्शन हुआ, तुरंत आपने दे दिया, पहले 5 से 6 दिन के अंदर पता चला आपको, तुरंत दे दिया, वो एकदम से कॉम्प्लिकेशंस उसके पूरे 80% कम हो। वैसे ही ये सॉत्रोविमैब का है जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिवली काम कर सकता है, ऐसे उस कंपनी का दावा है, और कुछ इनिशियल स्टडीज में भी देखा गया है। उसके अलावा उनके पास और कुछ मतलब इंजेक्शंस अवेलेबल है जो मतलब एज अ प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी बोल के हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी मतलब जो लोगों ने वैक्सीन लिया नहीं है या लेकिन उनकी इम्यूनिटी कम है, या फिर उनको सीवियर डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर जिन्होंने वैक्सीन लिया है लेकिन उतना इफेक्टिवली उनके अंदर नहीं आया, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लेके, जिसका नाम है एवुशेल्ड नाम से वो आ रही है, तो वो लेने के बाद 6 महीने तक आप निश्चिंत रहो, आपको हुआ भी इन्फेक्शन तो आप में ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज जो आपने बाहर से ली है वो शरीर में है एंड वो उसके खिलाफ काम करेगी। लेकिन एवुशेल्ड, फिर आपका सॉत्रोविमैब और आपका पैक्सलोविड, ये दवाइयाँ अभी इंडिया में नहीं आई, लेकिन एक आधे हफ्ते में आ सकती। तो तब तक हम क्या करें? सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर समझो आपको लक्षण है जैसे बुखार है, सर्दी जुकाम है, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लक्षण जो है बॉडी एक, मतलब जिसे माइल्जिया बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है, या फिर हेडेक है, या फिर नौशिया मतलब उल्टी जैसी भावना होना, या पेट की समस्या है, इंडाइजेशन जैसा हो रहा है, और आपको पता है कि आप किसी का कांटेक्ट में आए हैं, या फिर विदाउट मास्क आप बाहर घूमे हैं एक्सेट्रा, तो ऐसे कुछ भी है तो तुरंत आप जांच करवा लें। जांच डेफिनेटली आप आपके जो फैमिली डॉक्टर है या फिर आपके फिजिशियन हैं उनसे बात करके या वीडियो कंसल्ट करके करिए। और तब तक सबसे इम्पोर्टेंट है कि घबराइए मत, खुद को सेल्फ आइसोलेट कीजिए, और रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो अगर आपको मेजर लक्षण नहीं है, जैसे सिंपल थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार है, तो घर पे आप पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ या फिर सेट्रिजिन जैसी दवाइयाँ लेके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत सारा पानी पीजिए, मल्टीविटामिन्स, विटामिन C वगैरह थोड़े बहुत है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, और खुद को सेल्फ आइसोलेट कीजिए। अगर आपको लक्षण मतलब बिगड़ने लगते हैं, जैसे आपने देखा कि भाई फीवर जो है 3 दिन हो गया लेकिन कमी नहीं हो रहा है, या फिर फीवर कॉन्स्टेंटली 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ही है, उसके अलावा आपका
रेस्पिरेट रेट, मतलब जो सांस लेने की गति है, वो अगर समझो 22-23 से ऊपर ही रह रही कंस्टेंटली, या फिर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल अगर समझो 93 या उसके नीचे जा रहा है, या फिर आपका चेस्ट में मतलब आपको सीने में बहुत ज़्यादा टाइटनेस लग रही है, या फिर सांस ऐसे दीर्घ सांस लेनी पड़ रही है हर बार, या फिर आप सिंपल एक घर पे टेस्ट कर सकते हो जिसे 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं। आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करो, आपने देखा कि आपका 99 है, 6 मिनट के लिए घर पे ही सिंपल वॉकिंग करो। सिंपल वॉकिंग करने के बाद फ्लैट सरफेस पे, उसके बाद फिर से चेक करो। अगर आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन 99 से अगर समझो 94 तक आ रही है, मतलब देयर इज अ ड्रॉप ऑफ एटलीस्ट 5%, 4 to 5%, तो ऐसे सिचुएशन में ये थोड़ा सा रिस्की है। तो ये रेड फ्लैग साइन है, आपके डॉक्टर से तुरंत बात कीजिए कि क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन आप 2-3 बार कंसेक्यूटिव चेक कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली अगर ये 1 घंटे के अंदर समझो 3 बार आपने चेक किया और कॉन्स्टेंटली 93 या उसके नीचे जो गया, तो याद रखिए कि ये रेड फ्लैग साइन है, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना है। बुखार अगर 100.4 के ऊपर कॉन्स्टेंटली एडमिट होना है। तो ऐसे कुछ भी, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आना, या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या बहुत ज़्यादा डायरिया या पेट में दर्द, ऐसी समस्याएं हैं तो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, हार्ट के, या फिर कोई भी ऐसे जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, अगर है, आपकी जो दवाइयाँ चल रही थी जैसे डॉक्टर ने बोला था वो लेते रहिए। और आपके ये लेटेस्ट जो अपडेट है, मतलब कोविड पॉजिटिव आना एक्सेट्रा, वो आपके डॉक्टर से बात कीजिए। एंड अगर वो कोई पर्टिकुलर दवाइयाँ शुरू कर रहे हैं तो उसके साथ इन दवाइयों में कुछ चेंजेस करने के, इसके बारे में आप खुद से पूछ लीजिए उनको। एंड जनरली एक बार इन्फेक्शन हुआ तो 2 या 3 दिन में आपको लक्षण अगर समझो नहीं आए, तो इसका मतलब है आपको लक्षण आने के चांसेस कम है। जैसे डेल्टा में हमने देखा कि भाई 1 हफ्ते के बाद भी लक्षण आ रहे हैं कुछ लोगों को इन्फेक्शन के, लेकिन ओमाइक्रॉन के साथ ऐसे देखा गया है कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जो वायरस शरीर में घुस गया और उसके बाद जो लक्षण आने का टाइम, वो अगर 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऐसे सिचुएशन में अगर 2-3 दिन में आपको लक्षण आए नहीं तो बहुत अच्छी बात है, वो आ भी नहीं सकते। अगर समझो आए भी हैं, बहुत माइल्ड है, आपने सिंपल घर पे जो पैरासीटामोल जैसी दवाई वगैरह लेके सेटल हो गए हैं, तो बाद में मतलब, और उसके बाद आपको घर पे 1 हफ्ते तक रहना है, 1 हफ्ते तक आपको आइसोलेशन करना है खुद को, और उसमें से एटलीस्ट आखिरी के 3 दिन तो आपको बुखार नहीं होना चाहिए, तब उसके बाद आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हो। लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पे मास्क लगा के ही आपको घूमना है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट अगर काम है तो वो कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगर इसके ओमाइक्रॉन के कुछ है तो अभी तक तो मतलब जो डेटा आया है साउथ अफ्रीका से वगैरह, तो वहाँ पे देखा गया है कि जो लोग इम्यूनिटी जिनकी नहीं है, बिल्डअप नहीं हुई है, या फिर जिन्होंने वैक्सीन पूरी नहीं है, उन लोगों में ही बहुत ज़्यादा सीवियर डिसीज़ हो रहा है। हालांकि कुछ लोग वैक्सीन लेकर भी अगर उनको वो एंटीबॉडी जो रेस्पॉन्स रहता है वो अगर ठीक से नहीं बना उन लोगों में, तो उसमें भी सीवियर लक्षण देखे गए। कुछ लोगों को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप घबराएं नहीं, बिकॉज हमें बूस्टर शॉट्स जब भी अवेलेबल होंगे लगवाने हैं, और मे बी आने वाले समय में, मतलब सालों में, अपने को ईयरली वैक्सीनेशन भी लेना पड़ सकता है। अगर लेकिन वो करके अगर आपको उसका अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने ये ओमाइक्रॉन के बारे में जनरल आपको जानकारी दी है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब एवरी आवर या हर दिन या हर घंटे मतलब नया नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो हम ऐसे ही अपने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।